मेजरमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट? अगर सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात करें तो किसी भी चीज को मेजर करना, ठीक है। अगर मैंने बोला यहाँ पे, जैसे अगर मान लो यहाँ पे जिराफ दिख रहा है, यहाँ पे मिक्की माउस दिख रहा है, यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है, तो इन लोगों की हाइट अलग अलग है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक स्केल बना दी। हमने क्या बना दी, एक स्केल बना दी, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अलग अलग हाइट को, अलग अलग लेंथ को मेजर करते हैं। तो सब लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, मेजरमेंट, जिसमें आप क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेजरमेंट, जिसमें आप लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होगी, मतलब यूनिट्स पढ़े होंगे अलग अलग। उसके बाद यूनिट्स के साथ साथ आपने डायमेंशंस कैसे निकालना पड़ता है, डायमेंशंस पढ़े होंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या एरर्स होते हैं, वो एरर्स वगैरह आप लोगों ने स्टडी किया होगा, ठीक है। तो मैं सोच के चलता हूं कि ये सारी चीजें आपको आती है, यूनिट्स, डायमेंशन और एरर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। जो क्वेश्चंस हमारे इससे पहले MST CET में ऑलरेडी आ चुके, वो सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और जो भी कंसेप्ट है, इनकेस अगर किसी को यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर्स नहीं भी आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जो जो चीजें नहीं आती है, जो न्यू चीजें होगी आपके लिए, उस चीजों को आप नोट डाउन करके रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम आकाश टोरिया, हेल्पिंग यू टू स्कोर बेस्ट इन MST CET दिस ईयर। सो इस सीरीज में हम पूरे के पूरे PYQ कवर करेंगे ऑफ चैप्टर मेजरमेंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट x इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर बाय c be the physical quantity if the percentage error in the measurement of physical quantity a, b and c is 2, 3 and 4% respectively, then percentage error in the measurement of x is। अब बेटा तुमको एरर आना चाहिए। एरर क्या होता है? अगर हम बात करें एरर, तो एरर क्या होता है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, और मेजर क्वांटिटी, और जो हमारी मेजर्ड हुई है उस मेजर्ड क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे एरर, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी चीज की लेंथ L है, किसी चीज की लेंथ क्या है, L है, और लेंथ में अगर कुछ एरर आ गया, मतलब कुछ चेंज आया, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा L, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी हम बोलेंगे तो क्वांटिटी जो ऑब्जर्व हो रही है वो कैसी हो रही है, L ओरिजिनल, मतलब जो लेंथ ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड लेंथ, ठीक है। ऑब्जर्व लेंथ क्या हो सकती है, जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ प्लस या फिर माइनस डेल्टा इनटू चेंज इन लेंथ। तो इस तरीके से हम एरर बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखेंगे बेटा एरर, हमारे पास एरर पढ़ेंगे हम दो तरीके के, एक होगा रिलेटिव एरर, एक होगा रिलेटिव एरर, और एक होगा परसेंटेज एरर, एक होगा परसेंटेज एरर, ठीक है। जैसे अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करूं, तो रिलेटिव एरर को बोलूंगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, इसको बोलूंगा रिलेटिव एरर। लेकिन अगर परसेंटेज एरर की बात करूं तो डेल्टा L बाय L इंटू 100, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, परसेंटेज एरर। तो हमारे पास दो तरीके के एरर है, एक रिलेटिव एरर, दूसरा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर मतलब चेंज इन क्वांटिटी, मतलब एरर अपॉन ओरिजिनल, ऐसा बोल सकता हूं, एरर अपॉन ओरिजिनल, ये क्या हमारा रिलेटिव एरर। और जब रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बनेगा, परसेंटेज एरर। अब ध्यान देना बेटा, अगर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, सब लोगों को यहां तक क्लियर होगा। पहली चीज क्या बोला है मैंने, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। अगर मान लो लेंथ है तो लेंथ में रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, लेंथ का रिलेटिव एरर डेल्टा L बाय कैपिटल L इज द रिलेटिव एरर इन लेंथ, ठीक है। और अगर मुझे परसेंटेज एरर लिखना है तो परसेंटेज एरर इन लेंथ क्या लिखूंगा, परसेंटेज एरर इन L क्या लिखूंगा, रिलेटिव एरर कौन था, डेल्टा L बाय L इंटू 100, इसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, परसेंटेज एरर। अब दूसरी चीज याद रखना बेटा, अगर क्वांटिटी एडिशन सब्सट्रैक्शन में, मान लो अगर मैं एरिया की बात करूं, सॉरी एरिया नहीं, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या होता है बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है।
L प्लस बी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो लेंथ और ब्रेड्थ एडिशन में थे, अगर कोई क्वांटिटी एडिशन सब्सट्रैक्शन में, अगर a प्लस बी या a माइनस बी, अगर क्वांटिटी एडिशन सब्सट्रैक्शन में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है, ठीक है, तो एरर को डायरेक्ट ऐड करो। तो एरर को डायरेक्ट ऐड करना, क्या बोलोगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये होगा एरर, ठीक है। अगर क्वांटिटी एडिशन सब्सट्रैक्शन में एरर तो क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। लेकिन अगर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, अगर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, तो अगर क्वांटिटी किसमें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, तो याद रखना बेटा यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है रिलेटिव एरर को, ठीक है। किसको ऐड करो, रिलेटिव एरर को, डेल्टा a बाय a रिलेटिव एरर प्लस डेल्टा b बाय b, ये भी क्या हुआ, रिलेटिव एरर। क्वांटिटी अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो एरर को मल्टीप्लाई, एरर को ऐड करो, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो रिलेटिव एरर को ऐड, ठीक है। और अगर मान लो परसेंटेज एरर निकालना तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका, रिलेटिव एरर। अब मान लो अगर एक क्वांटिटी है a का पावर 3, b का पावर 2, c का पावर 1/3 अपॉन d का पावर 4 एंड e का पावर 8। अब मान लो ये हमारी क्वांटिटी है x, तो अगर मैंने बोला x के साथ, x जो क्वांटिटी है उसमें a b c d e, ये सब क्या है, a b c d e, ये सब मल्टीप्लिकेशन है। अगर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में तो एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर को ऐड करो, ठीक है। तो हम रिलेटिव एरर निकालेंगे, डेल्टा x बाय x को क्या लिखेंगे, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस डेल्टा d बाय d प्लस डेल्टा e बाय e, इस तरीके से, ठीक है। और याद रखना है यहाँ पे जो पावर होगा, जो कांस्टेंट पावर होगा, कांस्टेंट पावर को सामने ला लो। कांस्टेंट पावर कौन था, यहाँ पे a का पावर था 3 तो 3 को आगे लाओ, यहाँ पे b का पावर था 2 तो 2 को आगे लाओ, c का पावर था 1/3 तो 1/3 को आगे ला लो, यहाँ पे d का पावर था 4 तो 4 को आगे लाओ, एंड e का पावर 8 था तो यहाँ पे 8 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये निकलेगा हमारा रिलेटिव एरर इन x, क्या निकलेगा, रिलेटिव एरर इन x, ठीक है। अगर मान लो आपको x गिवन है, तो अगर एरर इन x निकालना है तो डेल्टा x, ये पूरी क्वांटिटी निकालने के बाद इस x से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर हमारे पास x ऐसी क्वांटिटी दी और यहाँ पे बोला है l प्लस b प्लस l प्लस b प्लस c प्लस d, ऐसा अगर बोला है, तो अगर मुझे इसका एरर निकालना तो इसका एरर कैसे निकालूंगा, डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा l प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c प्लस डेल्टा d। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर क्वांटिटी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हम, तो हम डायरेक्टली एरर को ऐड किए, और क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थी तो हमने रिलेटिव एरर को ऐड किया। होप सो सभी लोगों को क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे x इक्वल्स टू ऐसा होता l माइनस b प्लस c माइनस d, तो भी बेटा हम यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, डेल्टा x इक्वल्स टू डायरेक्ट एरर को डेल्टा l प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c प्लस डेल्टा d। हम रिलेटिव यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो एरर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो हमने किसको मल्टीप्लाई किया, रिलेटिव एरर को ऐड किया। और जब भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पावर आ रहा है तो क्या करेंगे, अपन पावर को आगे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। होप सो सबको क्लियर है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, हमको एक क्वांटिटी दी थी बेटा x इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर बाय c, ठीक है। और हमको क्या निकालना था, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x का परसेंटेज एरर। बोलो बेटा यहाँ पे x जो क्वांटिटी है उसमें a b c मल्टीप्लिकेशन में कि डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में होंगे तो एरर को ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होंगे तो रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा x बाय x इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c, ठीक है। अब जो पावर है, पावर से मल्टीप्लाई कर दो। पावर कौन था यहाँ पे, पावर था 2, यहाँ पे b का पावर भी था 2 और c का पावर कुछ नहीं मतलब 1, ठीक। अब ये हमने क्वांटिटी डाली। अब हमको क्या निकालना, रिलेटिव एरर की परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर।
जब भी परसेंटेज एरर निकालना हो तो दोनों भी तरफ किससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई विथ 100। यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो ये देखो ये क्या बनेगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। अब बताओ यहाँ पे डेल्टा ए बाय ए को क्या बोलते हैं, डेल्टा ए बाय ए को क्या बोलते हैं, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन 2, ये हो गया डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर इन एक्स, 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 परसेंटेज एरर इन ए। बता बेटा परसेंटेज एरर इन ए क्या दिया था 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन बी है, क्या दिया है परसेंटेज एरर इन बी 3 एंड डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन सी, क्या दिया है परसेंटेज एरर इन सी 4। ठीक है करो बेटा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 4, कितना आ गया 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, तो ये आ गया 14%। ठीक है तो क्या बोलेंगे x में कितना परसेंटेज एरर है, x में परसेंटेज एरर है 14। तो जो भी चीज तुम लोगों को समझ में आई है उस चीज को नोट डाउन करके रखना है। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्वांटिटी दिख रही है तो डायरेक्ट एरर को ऐड करो, और अगर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिख रही है तो रिलेटिव एरर को ऐड करो। अगर परसेंटेज एरर के टर्म में लाना है तो इधर उधर दोनों की तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन आर, ये एंड ये। हमको रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, क्या गिवन है 6371 किलोमीटर। ठीक है एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या दिया है 149 इंटू 10 का पावर 6 किलोमीटर। ठीक है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायमीटर ऑफ ऑर्बिट इज ग्रेटर देन अर्थ। ठीक है ऑर्बिट कितना बड़ा है अर्थ से, ये इसका ऑर्डर हमको बताना है। तो ऑर्डर के लिए याद रखना बेटा, ऑर्डर के लिए कुछ चीजें याद रखना है। ऑर्डर के लिए पहली चीज क्या याद रखना है, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट ऑफ बोथ द क्वांटिटी मस्ट बी सेम। ठीक है मस्ट बी सेम, कंपेयर कर रहा है ना तो यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज जो हमको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो नंबर होगा दैट नंबर हमेशा किसके बीच में लाना चाहिए, नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है 5 से छोटा और 0.5 से बड़ा, ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, वो जो भी नंबर है वो नंबर होना चाहिए। नंबर इस रेंज में लाई करना चाहिए। बोलो बेटा दोनों का यूनिट सेम है क्या, दोनों भी नंबर का यूनिट सेम है क्या, हाँ यूनिट सेम है, किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं। अब नंबर देखो, नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए 5 से छोटा और 0.5 से बड़ा। ठीक है अगर मैं इसको 6.37 बोल देता हूँ, 6.371। ठीक है अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो नंबर बड़ा है कि छोटा है, नंबर क्या है यहाँ पे, नंबर बड़ा आ गया 5 से, हमको 5 से छोटा नंबर चाहिए तो हमको पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0.6, 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो मुझे बता बेटा पॉइंट नहीं दिख रहा था, पॉइंट लास्ट में था। अब मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट किया, कितने डिजिट से शिफ्ट किया, 4 डिजिट से शिफ्ट किया। अब हम जानते हैं नंबर को बड़ा किया कि छोटा किया, नंबर को छोटा किया। नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, याद रखना नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। अब नंबर छोटा हुआ मतलब पावर बढ़ेगा, एंड पावर बढ़ा मतलब नंबर छोटा होगा। याद रखना नंबर बढ़ेगा तो पावर कम होगा, एंड नंबर कम होगा तो पावर बढ़ेगा। नंबर बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, 6371 था, इसको 0.6371 बनाया तो नंबर को छोटा किया तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है कितने से बढ़ेगा, 4 डिजिट शिफ्ट किया तो 4 से बढ़ेगा, तो पावर 0 था तो यहाँ पे क्या बोलूंगा 4। इसको ऐसे लिखूंगा 0.6371 इंटू 10 का पावर 4। अब यहाँ पे देखो, अब इसको मैं 0.149 बना सकता हूँ, क्या बनाऊंगा 0.149, लेकिन 0.149 मतलब 0.5 से भी छोटा हो गया, हमको 0.5 से छोटा नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ना लगाते हुए 1 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब बताओ बेटा आया नंबर 0.5 और 5 के बीच में। अब बोलो
नंबर को मैंने यहाँ पे 149 था, यहाँ पे 1.49 किया, नंबर को मैंने बढ़ाया कि कम किया? 1.49 किया सर, छोटा किया। अगर मैंने नंबर को छोटा किया तो पावर क्या होगा? बढ़ेगा। कितने डिजिट से बढ़ेगा? 2 डिजिट शिफ्ट किया, मतलब कितने से? लास्ट में था 2 डिजिट शिफ्ट किया, मतलब 2 से बढ़ेगा, तो ये क्या बनेगा? 8। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका ऑर्डर है 4, इसका ऑर्डर है 10 का पावर 4 एंड इसका ऑर्डर है 10 का पावर 8। दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 10 के पावर 4 का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10 का पावर 4। तो ऑर्डर के लिए दो चीज, जब भी ऑर्डर कंपेयर करना है, क्या चीज याद रखोगे? यूनिट ऑफ बोथ द क्वांटिटी मस्ट बी सेम, एंड सेकेंड चीज क्या याद रखोगे? कि द नंबर शुड लाई बिटवीन 0.5 एंड 5। 0.5 से बड़ा होना चाहिए एंड 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एंड याद रखना नंबर अगर क्या हो रहा है, नंबर अगर बढ़ेगा तो पावर कम होगा, एंड नंबर कम करोगे तो पावर बढ़ेगा। क्लियर है? पक्का? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गए हमारे डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो पहला थर्ड क्वेश्चन क्या है? द फोर्स F acting on the body of density D are related by relation F equals to y root over D. D is the density. The dimension of y are, y के डायमेंशन निकालना है। बेटा सबसे पहले फॉर्मूले पे आ जाओ, ये था फोर्स इक्वल्स टू y अपॉन रूट ओवर डेंसिटी। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू F इंटू रूट ओवर डी। ठीक है, और इसको ऐसे बोल देंगे F एज इट इज एंड डेंसिटी D का पावर 1/2, D का पावर डेंसिटी का 1/2। अब आप लोगों को डायमेंशंस याद होना, आप लोगों को क्या होना? डायमेंशंस याद होना। चलो अभी मैं फोर्स का डायमेंशन निकाल के बता देता हूँ, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या आना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है बेटा न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। मास का यूनिट होगा केजी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt, एंड वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे? kg एज इट इज, मीटर एज इट इज, सेकंड स्क्वायर को ऊपर भी है तो सेकंड का पावर क्या आया? -2 आ गया, सेकंड का पावर -2। अब लिखेंगे हम इसके डायमेंशन। डायमेंशन लिखते हैं बेटा mlt के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं? mlt। m फॉर मास, मास का यूनिट होता है kg। बता बेटा kg का पावर कितना दिख रहा है यहाँ पे? kg एक ही बार दिख रहा है तो kg का पावर 1। l फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। यहाँ पे मीटर का पावर कितना दिख रहा है? मीटर का पावर 1 दिख रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे? 1। एंड t फॉर टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का पावर क्या दिख रहा है? -2, तो यहाँ पे क्या लिखा? सेकंड का पावर -2। 1 -2 ये किसका यूनिट है? न्यूटन का। अब डेंसिटी की बात करेंगे अपन, तो बोलो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ठीक है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब केजी एंड वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। अब इसको अगर अच्छे से लिखा तो क्या होगा? केजी, मीटर के ऊपर भेज दो -3। ठीक है, अब लिखेंगे इसके डायमेंशन डेंसिटी के, क्या बोलेंगे? mlt, m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। अब मास का यूनिट क्या होगा? m फॉर मास का यूनिट kg का पावर कितना दिख रहा है? 1। l फॉर लेंथ का यूनिट मीटर का पावर कितना दिख रहा है? -3। एंड t फॉर टाइम दिख रहा है क्या? सेकेंड? नहीं, टाइम का यूनिट सेकेंड नहीं दिख रहा, तो ये t0। तो हमारे पास फोर्स का भी यूनिट आ गया न्यूटन, m1 l1 t-2 डायमेंशन, एंड डेंसिटी के डायमेंशन m1 l-3 t0। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन आ गया। तो बस यही डायमेंशन हम यहाँ लिखेंगे। बोलो फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2, एंड यहाँ पे डेंसिटी का m1 एंड l का पावर -3, t नहीं 0 है तो नहीं लिखा तो भी चलता है, 1/2। अब इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे यहाँ m1 l1 t-2। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? इसका पावर 1/2 है तो लगाओ 1/2, 1 इंटू 1/2 1/2। l का पावर -3 है, यहाँ पे 1/2 तो -3/2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे m का पावर क्या होगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2, 1 + 1/2, 1 + 1/2। यहाँ पे लेंथ का पावर 1 और यहाँ पे क्या है? -3/2, 1 - 3/2, एंड t का पावर क्या? -2।
तो ये होगा इसके डायमेंशन। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, क्या आएगा m 1 + 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2, l 1 - 3/2, 1 - 3/2 क्या होगा, देखो 1 - 3/2 कैसे सॉल्व करेंगे, 1 - 3/2 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 - 3/2 मतलब इसी को हम बोलेंगे -1/, क्या बोलेंगे l का पावर -1/2 एंड t का पावर -2। ठीक है, ऑप्शन में चेक करो बेटा ऐसा कुछ है क्या, m का पावर 3/2, m का पावर 3/2 यहाँ एक क्वेश्चन में दिख रहा है, इस आंसर में भी दिख रहा है। l का पावर -1/2, यहाँ पे l का पावर -1 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। l का पावर -1/2 एंड t का पावर -2, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, पक्का। तो इस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। अब डायमेंशन के लिए बेटा आगे चल के डायमेंशन आते हैं, तो इसी वजह से मैं कुछ डायमेंशन आप लोगों को एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ डायमेंशन जो बार बार यूज आते हैं वो डायमेंशन आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, मैकेनिक्स के लिए सिर्फ मैं 2 डायमेंशन याद करने के लिए बोलता हूँ, मैकेनिक्स के लिए मैं सिर्फ 2 डायमेंशन याद करने के लिए बोलूंगा। एक फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या आता है न्यूटन, और न्यूटन के डायमेंशन याद रखना है MLT, क्या बोलेंगे 112, 1 - 2 क्या बोलोगे 112। एंड सेम वैसे ही जूल के लिए मैं एक और डायमेंशन याद करने के लिए बोलता हूँ J, जूल 122 क्या बोलते हैं इसको MLT 122, 1 2 - 2। बस ये 2 फॉर्मूले याद रखना बेटा, वर्क डन का जूल, वर्क डन हो वर्क डन या फिर एनर्जी, ठीक है एनर्जी, इनका यूनिट होता है जूल। ठीक है, इनका यूनिट क्या होता है जूल, और जूल के लिए क्या याद रखना है 122, 1 2 - 2। फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन के लिए याद रखना है 112, 1 - 2। सेम वैसे ही बेटा जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वाले चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए भी मैं 3 यूनिट याद रखने के लिए बोलता हूँ। 3 यूनिट में से पहला यूनिट आता है चार्ज का, ठीक है, Q मतलब क्या चार्ज, ठीक है, Q मतलब चार्ज, जिसका यूनिट होता है कूलम, ठीक है, जिसका यूनिट होता है कूलम। इसके लिए याद रखना T1 A1, A फॉर एम्पियर, T1 A1। सेकेंड हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए याद रखना V फॉर वोल्ट, ठीक है, वोल्ट के लिए डायमेंशन याद रखेंगे MLTA 1231, क्या बोलोगे 1231, 1 2 -3 -1। एंड उसके बाद हम याद रखेंगे एक और चीज का, क्या रेजिस्टेंस R, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, इसके डायमेंशन भी याद रखेंगे MLT और A क्या होता है 1232, 1 2 -3 -2। ठीक है, तो ये 5 डायमेंशन आप लोगों को याद रखना। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन 112, जूल, जूल का डायमेंशन 122, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन T1 A1, वोल्ट, वोल्ट 1231 और रेजिस्टेंस 1232। ये 5 डायमेंशन बेटा रटे हुए होने चाहिए ताकि हमारा पेपर में टाइम बच जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा हमको, फोर्थ क्वेश्चन में हमको पूछा है द डायमेंशन ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन हमारे कौन से चैप्टर में आता है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ये हमारे कौन से चैप्टर में आता है, ये आता है हमारे चैप्टर में EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में आता है। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, जब जब करंट बहेगा, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब तब करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो E इक्वल्स टू L d∅dt, ठीक है, E इक्वल्स टू L इंटू di/dt, सॉरी एक सेकेंड, di/dt, ठीक है, E इक्वल्स टू L di/dt। अब मुझे बता बेटा क्या बोलेंगे हम, EMF इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये है सेल्फ इंडक्शन। अब ये EMF किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, कि हमारे एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है। जब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से EMF क्या हो रहा है इंड्यूस। तो E इक्वल्स टू क्या आता है L di/dt। ठीक है, अब हमको L का यूनिट निकालना है, किसका यूनिट निकालना है, देखो E फॉर EMF, इंड्यूस्ड EMF, फॉर्मूला याद रख लेना बेटा,
E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, किसके वजह से इंड्यूस्ड हुआ कि एक कॉइल में करंट चेंज हुआ, करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, ये जो एल आया इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन एल भी लिख सकते हैं, और अगर दूसरे कॉइल के जैसे आ रहा है, खुद की वजह से इंड्यूस हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन, दूसरे कॉइल के जैसे हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एल या फिर एम, दोनों के डायमेंशन एक ही आता है, तो यहां से निकालेंगे। बोलो बेटा एल का क्या आएगा, एल इक्वल्स टू ई इंटू डी आई बाई डी टी, ऐसा बोलो फॉर्मूला, E इक्वल्स टू सॉरी एल इक्वल्स टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। अब बताना है बेटा हमको इसका डायमेंशन। ई का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ईएमएफ को क्या में मेजर करते हैं, वोल्ट में। यहाँ पे करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। अब देखो यहाँ पे वोल्ट के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कौन है, वोल्ट के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे एम्पियर अपॉन सेकेंड है। अब जब हमको कैसा दिखे, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, a इंटू डी और b इंटू सी, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। तो वैसे बता यहाँ पे क्या लिखूंगा, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, एम्पियर का a लिख लेता हूँ। अब इसके डायमेंशन सभी लोग जानते हैं बेटा, वोल्ट के अभी मैंने बताया था, वोल्ट के डायमेंशन क्या आते हैं, MLTA, याद रखना है, क्या बोला था, 1231, वोल्ट का 1231। ठीक है, टाइम बचेगा अपना 1231 इंटू सेकेंड, सेकेंड का क्या है, t का पावर 1, सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम का पावर 1, एंड एम्पियर है तो a का पावर भी क्या लिखा मैंने 1। ठीक है, अब बता बेटा, अगर इसको मैंने पूरे को ऊपर में अच्छे लिखा तो MLTA। बोलो m जो है, m का पावर, m एक ही बार है तो m का पावर क्या है 1, यहाँ पे l एक ही बार है, l का पावर क्या है 2, t दो बार है, यहाँ पे t का पावर -3, यहाँ पे t का पावर 1, -3 और 1, -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 इज -2। यहाँ पे एम्पियर का पावर -1 है, नीचे का 1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -1, नीचे का a का पावर 1 ऊपर जाएगा तो a का पावर -1, माइनस ऑफ -1 -2। देखो बेटा m1 l2 t -2 एंड a -2 दिख रहा है क्या, ऐसा a के जगह i भी लिखा है इन्होंने, a के जगह i लिखा है। देखो m1 दिख रहा है यहाँ पे m1, यहाँ पे और यहाँ पे m1 दिख रहा है। ठीक है, l2 यहाँ पे l -2 दिखा, मतलब ये नहीं है l2। अब चेक करो बाकी सब सही है, m1 l2 t -2, करंट मतलब एम्पियर, एम्पियर भी -2, मतलब ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला याद होना, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा एक काम करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जितने भी मतलब हमारे क्या है चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर्स के हमको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूले एक एक शीट में रिड्यूस करके रख लो एंड उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते रहो। हालांकि हम जब पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसमें ऐसे काफी सारे फॉर्मूले तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5th क्वेश्चन। क्या बोला है 5th क्वेश्चन में, बेटा देखो जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तो अगर तुमको आता है तो पॉज करके रखना है, खुद से सॉल्व करना है, आंसर चेक करना है करेक्ट है कि गलत है। ठीक है, अगर करेक्ट होगा तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करो, एंड अगर गलत हो रहा है तो क्या चीज मिल रही है उस चीज को नोट डाउन करके रखो। ठीक है, चलो देखते हैं, हमको रेशियो निकालना। रेशियो मतलब हमारे दिमाग में आता है ऐसा रेशियो, ठीक है, किसका, ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, किसके, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के हमको क्या करना है बेटा, डायमेंशन निकालना है और डायमेंशन का रेशियो बताना है। उसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, ये इन दोनों के डायमेंशन को अगर हम इक्वेट करें तो किसका डायमेंशन है वो हमको बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अब तुम लोगों को पता होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स में आता है प्लैंक कांस्टेंट, कहाँ आता है, मॉडर्न फिजिक्स में। सब लोग जानते हो बेटा प्लैंक कांस्टेंट, देखो जब हमारे सन से एनर्जी आती है या कहीं से भी, मतलब जो फोटोन आता है तो फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन is given by h into nu,
क्या बोलते हैं, h इंटू न्यू, E इक्वल्स टू h इंटू न्यू, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ इच फोटोन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं h को, प्लैंक कांस्टेंट, एंड न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, या फिर इसको हम बोलते हैं सेकेंड इनवर्स, क्या बोलते हैं, सेकेंड इनवर्स। चलो अब देखेंगे आप, बोलो बेटा एनर्जी का यूनिट क्या होता है, हमको h का यूनिट निकालना था, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू E बाय न्यू। अब E इज एनर्जी का यूनिट होता है जूल, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकेंड का पावर -1। अब बोलो जूल एज इट इज, सेकेंड का पावर -1 ऊपर गया तो क्या है, सेकेंड। तो h का यूनिट क्या हुआ, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, याद रखना है, यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या है, h इक्वल्स टू जूल इनटू सेकेंड, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है। अब इसके डायमेंशन बताना है, तो डायमेंशन कैसे बताओगे बेटा, जूल के डायमेंशन पता है, mlt, मैकेनिक्स के लिए अभी बताया था, न्यूटन के 112, जूल के 122 मतलब 1 2 -2, ठीक है। एंड सेकेंड मतलब टाइम का क्या है, टाइम का 1, बोलो क्या आएगा इसका डायमेंशन, m1 l2 t -2 और +1, -2 + 1 इज -1, 1 2 -1 लिख दो यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन m1 l2 t -1, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। अब निकालना है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन, किसका डायमेंशन निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब याद रखना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब देखो, मोमेंट मतलब कपल ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब अपोजिशन टू रोटेशन। देखो मोमेंट मतलब गोल गोल घूमना मोमेंट का जैसे होता है, इनर्शिया मतलब अपोजिशन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब होता है अपोजिशन टू रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक मतलब क्या है, अपोजिशन टू रोटेशन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना बेटा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब बोलो मास का यूनिट केजी, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। और डायमेंशन निकालने बोला, डायमेंशन कैसे निकालूंगा, mlt, m फॉर मास का यूनिट केजी का पावर 1, l फॉर लेंथ का यूनिट मीटर का पावर 2, t फॉर टाइम का यूनिट सेकंड का पावर, सेकंड है ही नहीं 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके डायमेंशन, m1 l2 t0। अब बताना है बेटा तुमको फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलो फाइनल आंसर। यहाँ पे m ऊपर में भी 1 है, यहाँ पे नीचे भी 1 है, तो नीचे का 1 ऊपर गया तो -1, 1 - 1 0, l यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 0, यहाँ t -1 है और यहाँ पे t क्या है 0, तो t का पावर m0 l0 और t का पावर -1। बेटा t का पावर -1 मतलब सेकेंड का पावर -1, एंड सेकेंड का पावर -1 मतलब 1/सेकेंड, 1/सेकेंड मतलब 1/टाइम, एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हमको सोचना है, क्लियर है बेटा सबको, पक्का। चलो अब बाकी जितने यूनिट उनके डायमेंशंस, यूनिट्स और डायमेंशंस बता देता हूं मैं, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे बोला टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और इसका आएगा t1। यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, इसको लिखूंगा मीटर सेकेंड का पावर -1, मतलब m0 l लेंथ मीटर मतलब 1 एंड t -1। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, m क्या है मास kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे रेडियस का क्या होगा, रेडियस का होगा मीटर, तो ये आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन लिख सकते हैं mlt, बोले m फॉर मास का यूनिट क्या है kg का पावर 1, l फॉर लेंथ का यूनिट मीटर का पावर 2, t फॉर टाइम का यूनिट सेकेंड के ऊपर भैया -1, तो t का पावर -1। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन। और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब इसको बोलेंगे हम सेकेंड का पावर -1, जो है हमारा करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है बेटा,
किस तरीके से निकालना था। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है ये याद रखना है। व्हाट इज प्लैंक कांस्टेंट? प्लैंक कांस्टेंट मिलता है हमको एनर्जी ऑफ फोटॉन से, E इक्वल्स टू h इंटू न्यू, जिसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। ये चीज नोट करके रखना। और इसके डायमेंशन निकालना है, जूल जानते हैं हम 122, 1 2 -2, फिर सेकेंड का 1, फिर यहाँ से निकाला प्लैंक कांस्टेंट, फिर निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक मतलब होता है अपोजिशन टू रोटेशन। इसका फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोनों का रेशियो निकाला तो हमारा है सेकंड इनवर्स, जो किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा सबको? चलो, जो चीज नहीं आ रही है वो नोट करके रखो, और फिर अपन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, L2m1t-2 किसके डायमेंशन? L2m1t-2 किसके डायमेंशन? तो बेटा यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी दी है, सबके डायमेंशन निकालना है। तो देखो तुम्हारे सामने सबके फॉर्मूले आ जाएंगे। सबसे पहला क्या है, टॉर्क। टॉर्क मतलब होता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्स, बिटवीन दी फोर्स, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है मतलब मीटर। अब तुम लोग जानते हो बेटा डायमेंशन mlt, न्यूटन का क्या है 112, 1 1 -2, एंड मीटर, मीटर का क्या है L1 मीटर का। तो क्या आ गया बेटा डायमेंशन m1 L, यहाँ का 1 और 1 कितना 2, एंड t का पावर -2 पहला, ठीक है। तो ऐसा है कि L2 m1 t-2, अरे मिल गया हमारा फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है, आगे के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो बेटा अब देख लेते हैं, फिर भी हमारा आंसर करेक्ट आ गया, फिर भी हम बचे हुए आंसर्स को टैली कर लेंगे, ठीक है। टैली नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है बेटा ये गलती, एग्जाम में ये गलती नहीं करना है। अभी तुमको पढ़ा रहा हूं इसलिए बाकी डायमेंशन निकाल के दिखा रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम का अभी हमने निकाला था L इक्वल्स टू mvr था, ठीक है। मास का kg मीटर पर सेकेंड, और इसका r मतलब डिस्टेंस का मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड था, ठीक है। जिसके डायमेंशन अगर हमने निकाले तो क्या आएगा mlt, m फॉर मास, मास का यूनिट kg, kg का 1, l फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर का पावर 2, t फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड ऊपर गया तो -1। उसके बाद आएगा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब होता है बेटा अल्फा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अब डी ओमेगा मतलब रेडियन पर सेकेंड, और नीचे में सेकेंड, तो ये होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रेडियन क्या है बेटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और मैं सेकेंड स्क्वायर की बात करूँ तो नीचे में सेकेंड स्क्वायर, ऊपर आएगा तो क्या होगा, ऊपर में सेकेंड का पावर -2, क्या बोलेंगे रेडियन इंटू सेकेंड का पावर -2। तो इसके अगर डायमेंशन निकालो तो क्या बोलूंगा m0 L0 t की वैल्यू -2, बस यही आएगा, ठीक है। और फोर्स, फोर्स का यूनिट सब लोग जानते हैं न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है 112, 1 1 -2, खत्म। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा सबको? ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा हम 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या है 7th क्वेश्चन? अब 7th क्वेश्चन में क्या बोला, इन केस ऑफ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सारी चीजें दिख रही है, तो ये कहां से आएगा हमारे, ये आएगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। अब बोलो बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अब डायमेंशन की अगर बात आएगी तो तुम लोग जानते हो mlt, बोले न्यूटन का क्या होता है 112, लिखा है 112, एंड कूलम, कूलम का क्या होता है T1A1, क्या होगा कूलम का T1A1, बस ऊपर चढ़ा दो mlt और a। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, m मास अकेला दिख रहा है 1, l लेंथ 1, t क्या यहाँ पे -2 और ये 1 ऊपर गया तो -1, -2 -1 -3, और यहाँ पे a 1 था ऊपर गया तो क्या आएगा -1, तो 1 1 -3 और -1, ये आ गया हमारा किसके डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन। सेकेंड चीज थी बेटा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल
मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब दो अलग अलग चार्ज लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है मान लो, ठीक है, ये सेपरेशन है दोनों के बीच का 2L, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू ये बना रहा है डायपोल, और यहाँ पे कुछ सेपरेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जिसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये P की डायरेक्शन है। क्या बोलेंगे? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनता है बेटा चार्ज इनटू सेपरेशन। क्या बोलोगे? चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? सब लोग जानते हैं चार्ज मतलब कूलम एंड सेपरेशन मतलब मीटर, तो कूलम इनटू मीटर। अब बोले डायमेंशन की अगर बात आएगी, ठीक है, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन बोले बेटा कूलम के डायमेंशन याद कराएं, T1A1 कूलम के डायमेंशन T1A1, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ के डायमेंशन 1, ठीक है। तो क्या आएगा ये L1 T1A1, और यहाँ पे M आया क्या? M नहीं आया, तो M को ले लेते हैं 0, M को ले लेते हैं 0। तो ये हमारे डायमेंशन बने किसके? डायपोल के, ठीक है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन निकाले हमने 1 1 -3 -1, ठीक है। एंड उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है। चार्ज था हमारा Q, सेपरेशन था 2L। चार्ज का यूनिट कूलम, सेपरेशन का मीटर, और इससे हमने डायमेंशन निकाला था N0 L1 T1 एंड A1। अब क्या पूछा था? पावर ऑफ मास इज रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में पावर ऑफ मास और उसके बाद डायपोल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पावर ऑफ मास क्या है? 1, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में पावर ऑफ मास क्या है? 0। तो 1,0 हमारा आंसर होना चाहिए। क्या है 1,0? बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। मास का पावर 1 एंड मास का पावर इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 एंड डायपोल में 0। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 8th क्वेश्चन। क्या बोला बेटा? इन इक्वेशन, इन द इक्वेशन फोर्स F इक्वल्स टू A पर यूनिट लीनियर डेंसिटी, ठीक है, A अपॉन लीनियर डेंसिटी, और A के डायमेंशन बताना है। सब लोग जानते हैं F इक्वल्स टू A अपॉन लीनियर डेंसिटी। लिख दो यहाँ पे लीनियर डेंसिटी, जिसको हम शायद दिखाते थे लैम्डा से। सभी लोग जानते हैं इसको किससे दिखाते थे हम? लैम्डा से, ठीक है। लिख देता हूँ तो A इक्वल्स टू क्या आएगा? F इंटू लीनियर डेंसिटी, जिसके डायमेंशन निकालना है उसका क्या कर लो? A इक्वल्स टू F इंटू लीनियर डेंसिटी, ठीक है। अब बोलो F क्या है? फोर्स, फोर्स का यूनिट ये F लिख देता हूँ। लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी मतलब बेटा देखो 3 तरीके की डेंसिटी होती है। लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सेम वैसा ही आएगा तुम्हारी एरियल डेंसिटी, ठीक है, एरियल डेंसिटी, ठीक है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते, सरफेस डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी या एरियल डेंसिटी। ये आता है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको दिखाते थे लैम्बडा से, इसको दिखाते थे सिग्मा से। एंड तीसरी चीज आती है हमारी वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्या बोलूंगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम दिखाए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। लैम्बडा सिग्मा रो, लैम्बडा इज लीनियर डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम इज रो इज वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। एक आएगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब लीनियर डेंसिटी की बात करो तो लीनियर डेंसिटी क्या है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। अब बताओ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे m क्या है? m इज मास, मास पर यूनिट लेंथ लिख देता हूँ, ठीक है। मास का यूनिट क्या है? kg, एंड लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? लेंथ का यूनिट मीटर। अब न्यूटन का भी वैसे तुमको पता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और यहाँ पे kg अपॉन मीटर,
ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मीटर मीटर कैंसल, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर नीचे केजी स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते केजी स्क्वायर सेकेंड का पावर -2, ठीक है। और डायमेंशन इसके लिखना है तो MLT, एम मास का यूनिट केजी, जीरो सॉरी एम फॉर मास का यूनिट केजी, केजी का पावर कितना दिख रहा है 2, एल फॉर लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर नहीं दिख रहा है तो 0, टी फॉर टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड कितना दिख रहा है -2, तो M2L0T -2, ये क्या हो गए हमारे डायमेंशन। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ, चलो मान लो इससे नहीं करना है, अगर मुझे यहाँ से ही अपना जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो। न्यूटन का बताओ बेटा, MLT 112, सब लोग जानते हो न्यूटन का 112, केजी मतलब मास का पावर 1, ठीक है, और मीटर मतलब लेंथ का पावर 1, बोलो L1 कैंसल, क्या बचा M1 यहाँ का और यहाँ का 1, M1 + 1 M2, L नहीं बचा मतलब 0, T का पावर -2, यही आंसर आएगा M2L0T -2। M देखो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, L0 है क्या, हाँ, T का पावर -2 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बेटा आपको, पक्का। तो यहाँ पे नोट करके रखना लीनियर डेंसिटी क्या होती है और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये याद रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बेटा हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में आता है, नीट में यूजुअली मैक्सिमम टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, देन डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के डायमेंशन इनके टर्म में क्या आएंगे वो हमको बताना है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को मैं T बोल दूं, सरफेस टेंशन को मैंने क्या बोला T इज इक्वल्स टू, ये किसके पावर में बताना है हमको, E V और T के पावर में। तो अगर हमको ऐसा किसी दूसरे के टर्म में बताना है तो क्या करना पड़ता है बेटा, सिंपल सा, जिस टर्म को एक्सप्रेस करना है, सरफेस टेंशन लिख दिया T इक्वल्स टू, किसके टर्म में लाना था, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, तो EVT लिख दिया। यहाँ पे इसका पावर मान लो x, इसका y और इसका z, ठीक है, और सॉल्व करो। अब पहले तुम लोगों को बेसिक चीज पता होना, सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, T सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करते बेटा अपन फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका डायमेंशन अगर बताना है तो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। अगर डायमेंशन की बात करो तो डायमेंशन बता सकते हो M1L1T -2, न्यूटन का सब जानते हो 112 एंड लेंथ का 1, L1 कैंसिल, तो क्या आया, सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या आया, M1L0 एंड T का पावर -2, निकल गए सरफेस टेंशन के डायमेंशन। सेम वैसे एनर्जी, सेकंड क्या है हमारा, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, और जूल के डायमेंशन हमको याद है, बोलो क्या बोला था, MLT 122 -2, ठीक है। फिर आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन मीटर पर सेकेंड, इससे हमने निकाला था क्या था, M0 L कितना था, मीटर का 1 एंड T -1, एंड सबसे लास्ट में टाइम, ठीक है। तो टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो क्या बोलेंगे M0 L0 T का पावर क्या, T का पावर आएगा यहाँ पे 1, T का पावर टाइम का सेकंड का 1, ठीक है। अब ये सारे डायमेंशन यहाँ पे लिखना है। सरफेस टेंशन का देखो, सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिख दो M1 L0 T -2 इज इक्वल टू, E का डायमेंशन लिखो एनर्जी का M1 L2 T -2 और इसका पावर x। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी का बोलो M0 L1 T -1, इसका पावर y, ठीक है। एंड तीसरी क्वांटिटी क्या है, सेकंड M0 L0 T1, इसका z। अब बेटा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जीरो वाले को हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे करो M 1 × x x, L 2 × x 2x, T -2 × x -2x, लिख दिया। यहाँ पे बताओ M 0 है, 0 × y 0, जाने दो। L क्या है, 1 × y y, T -1 × y -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे z से मल्टीप्लाई करो, ये 0 0 सिर्फ t को, t z × 1 z। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
लिख दिया हमने इस तरीके से। अब बोलो क्या करेंगे, एम एल टी का फाइनल लिखेंगे, ठीक है। बोलो बेटा m का पावर क्या क्या आया, m का पावर क्या है, यहाँ पे x आया और कहीं आया क्या कुछ नहीं, तो m का पावर सिर्फ x है। l का पावर क्या आया, l का पावर यहाँ पे 2x और यहाँ पे y, तो क्या बोलूंगा l का पावर 2x प्लस y। t का पावर बताओ, t का पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2x, यहाँ पे t का पावर -y, यहाँ पे t का पावर z, तो प्लस z, -2x -y प्लस z। और यहाँ पे इधर साइड क्या था बेटा हमारा, इधर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या था, m1 L0 t -2। अब बेटा दोनों भी पावर को इक्वेट कर ले। बोले यहाँ पे m का पावर 1 और यहाँ पे m का पावर क्या है x, तो x की वैल्यू क्या बनी हमारी 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। l का पावर 0 और यहाँ पे l का पावर क्या है 2x प्लस y, ठीक है। x की वैल्यू रखूंगा 1 तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस y और यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो क्या बोलेंगे 0 इक्वल्स टू 2 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आएगी +2 उधर गया तो -2, ठीक है। और तीसरी चीज अगर मैंने बोला टाइम का पावर यहाँ पे क्या था t का पावर -2, ठीक है। मतलब t का पावर क्या था यहाँ पे -2, लिख दो यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या है -2x -y प्लस z, ठीक है। रखो बेटा वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2 प्लस z, तो यहाँ पे क्या था -2, तो -2 इक्वल्स टू -2 प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 प्लस z, +2 -2 कैंसिल, क्या आया z की वैल्यू -2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा तो क्या आएगा t इक्वल्स टू e का पावर क्या आया, e का पावर x मतलब 1, ठीक है। v का पावर y मतलब -2 एंड t का पावर z मतलब -2, तो क्या आया 1 -2 -2 1 -2 -2, कहीं दिख रहा है क्या बेटा 1 -2 -2, यही दिख रहा है सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबको क्लियर है क्या? कोई भी क्वांटिटी आने दो, तुम लोगों को डायमेंशन निकालना है बेटा उस क्वांटिटी के, एक्स वाई जेड अज्यूम कर लेना है, दोनों तरफ सॉल्व करना है, पावर्स को इक्वेट करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है और सॉल्व करना है। क्लियर है पक्का? चलो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, शायद 2019 में आया हुआ। अब फिजिकल क्वांटिटी P, ठीक है, एक क्वांटिटी है P इज रिलेटेड टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी Q। P किससे रिलेटेड कर रही है? P इज रिलेटेड टू Q बाय इक्वेशन P इक्वल्स टू K Q टू द पावर A। क्या बोला मैंने? P इक्वल्स टू K Q टू द पावर A, और P और Q एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? वेयर K एंड A आर कांस्टेंट, K और A क्या है? कांस्टेंट। इफ परसेंटेज एरर इन Q इज X, परसेंटेज एरर ऑफ Q, परसेंटेज एरर ऑफ Q क्या बोलेंगे? डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? X। परसेंटेज एरर इन Q दिया है हमको X, ठीक है। देन परसेंटेज एरर ऑफ P, P किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जानते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में हो तो एरर को डायरेक्ट ऐड करो, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हो तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे। तो P के लिए अगर रिलेटिव एरर लिखना है तो P के लिए रिलेटिव एरर क्या लिखूंगा? देखो डेल्टा P बाय P, K कांस्टेंट है तो K को नहीं लेंगे, ठीक है। Q डेल्टा Q बाय Q, ठीक है, लिख दिया हमने। और साथ ही साथ जो पावर में है इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास अगर x क्वांटिटी है, यहाँ पे 2a क्यूब b स्क्वायर बाय 3 इंटू सी ऐसा है, तो अगर तुमको डेल्टा x बाय x लिखना है तो क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 3 का कोई मतलब नहीं, पावर कौन से लिखोगे? 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे k कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो पावर में है, पावर वाले का मतलब होता है उसको सामने लिखना पड़ता है, इसको आगे लिख दिया a। अब बेटा आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा p बाय p इंटू 100 इक्वल्स टू a इंटू डेल्टा q बाय q इंटू 100। अब बोलो a एज इट इज, डेल्टा q बाय q इंटू 100 की वैल्यू क्या थी? परसेंटेज एरर इन q क्या दिया था? x। परसेंटेज एरर इन q दिया था x, तो क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर इन p कितना आ गया? a इंटू एक्स। अब किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? a और x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x और a के ऊपर।
के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा ए। ठीक है, यहां तक के बेटा हमने जितने भी क्वेश्चंस लेना था एरर के हो गया, डायमेंशन को किसी दूसरे क्वांटिटी में पढ़ना है उसमें हो गया, अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशन, उनके रेशियो, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। ठीक है, तो बेटा अभी आप लोगों को क्या करना है, जो जो नई चीज पता चली उसको नोट डाउन करके रखना है और रेगुलरली पढ़ाई करते रहना है। हम आगे के लेक्चर अभी आते रहेंगे, तुम लोगों को बस एक ही काम करना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छा कॉलेज में जाना है। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।